अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सेनेट इलेक्शन के नताइज आ गए हैं। वैसे तो इन इंतखाबात में अगर देखा जाए खुसूसी तौर पर तो हुकूमत और इत्तेहादियों की नशिस्तें ज़्यादा हैं, लेकिन मजमूई तौर पर तादाद अगर देखी जाए तो अपोजिशन इत्तेहाद को बरतरी हासिल हो गई है 53 नशिस्तों के साथ। लेकिन जनाब एक पुराना चैलेंज भी याद दिलाया है वजीर आजम को बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उसका भी जिक्र करेंगे। साथ ही साथ गेम चेंजर जो साबित हुआ इस्लामाबाद का बड़ा टाकरा, उसकी बात करेंगे, जहां पर हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख को अब सेट हुआ और यूसुफ रजा गिलानी 164 के मुकाबले में 169 वोट लेकर कामयाब करार पाए। जनाब, इस जीत के बाद पीडीएम यह दावा करती है कि वजीर आजम इमरान खान ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, वो इस्तीफा दें, असम्बलियां तहलील करके नए इंतखाबात करवाए जाएं। दूसरी जाने वजीर आजम इमरान खान ने नतीजा आने के फौरन बाद ही ऐलान कर दिया कि वो एतमाद का वोट हासिल करेंगे कौमी असम्बली से। और इसी सिलसिले में आज की डेवलपमेंट ये है कि हफ्ते के रोज कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है। और ये भी बताते चलें कि वजीर आजम इमरान खान अब से कुछ ही देर बाद कौम से खिताब करेंगे, वो भी आपको बराह रास्त दिखाएंगे। जनाब, हुकूमती इल्जाम लगाते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी की जीत जो है वो वजीर आजम पर अदम एतमाद नहीं है, बल्कि वो लीक की गई वीडियो के तनाजुर में खरीदो फरोख्त का नतीजा है। अब इस सारी सूरत हाल को यकजा करना है हमने और अपने एनालिस्ट से यह पूछना है कि सेनेट में पीडीएम की जीत और हुकूमत की हार की वजह क्या है। मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही हैं, हमारे एनालिस्ट हमारे लिए सिचुएशन क्लियर करेंगे। पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रही हैं रीमा उमर साहिबा, मेमल सरफराज साहिबा, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मजहर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब और इरशाद भट्टी साहब। शहजाद इकबाल साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे आप सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं, क्या वजह आपको लगती है? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा धक्का है। इस सीट के हवाले से वो कॉन्फिडेंट थे, चाहे पैसा लग रहा हो ना लग रहा हो, लोग तोड़े जा रहे हो ना तोड़े जा रहे हो। वो कहते हैं 180 लोग हमारे लंच पर आए हैं और हम 180 वोट ले जाएंगे और पीपल्स पार्टी और उनका जो इत्तेहाद है उसको 155 के करीब वोट मिलेंगे। तो बड़ा सेटबैक तो है, लेकिन क्या मुकम्मल तौर पे जो इस वक्त ऑपोजिशन बयानियां बना रही है कि हुकूमत पर अदम एतमाद हो गया है और हुकूमत अनपॉपुलर हो गई है, मेरे ख्याल से ये मौकिफ भी दुरुस्त नहीं है। और उसकी वजह यह है कि एक सीट के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो तमाम सीट जीत गई अपनी जो कि उनकी बनती थी। यानी खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में सेटलमेंट हो गई, सिंध में भी वो अपनी सीट जीत गई और जो इत्तेहाद था हुकूमती इत्तेहाद बलूचिस्तान में वो भी कामयाब हो गया। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि अवाम और उनके एमपीएस खासतौर पर अगर इतने ही ज्यादा बदल हो गए तहरीक इंसाफ से, वजीर आजम की परफॉर्मेंस से, तो वो सिर्फ एक वोट एक सीट पर उसका रिएक्शन दिखाएंगे और बाकी हर जगह जो है एमपीएस मुतमईन है, उन्होंने वोट दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो मेरे ख्याल से ऑपोजिशन का ये कहना कि एमपीएस जो है वो बदल है, परफॉर्मेंस से नाला हो गए हैं और इसीलिए उन्होंने ये किया है हफीज शेख के साथ, वो मेरे ख्याल से बयानिया मेरी नजर में तो दुरुस्त नहीं है। अब क्या फैक्टर्स हैं? देखिए, दो तीन तो बड़े फैक्टर्स हमारे सामने पहले ही थे। एक तो अनपॉपुलर टेक्नोक्रेट है हफीज शेख साहब, उनके बारे में बड़ा मशहूर है कि आते हैं, अपना टर्म पूरा करते हैं, वजारत देते हैं और जैसे ही वजारत से फारिग हो जाते हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक सीजन्ड पॉलिटिशियन थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, जिनको दोनों पार्टीज की यानी कि दोनों बड़ी पार्टीज और पीडीएम की दीगर पार्टीज से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी थी और साउथ पंजाब में उनके अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी हैं। तो ये फैक्टर्स तो थे वहां पर, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो बातें पहले से हो रही थी कि वोट बिकता है और बिकता आया है। और एक दिन पहले हैदर गिलानी साहब की वीडियोज आ जाना जिसमें वो पहले मुस्तरद करने का तरीका बता रहे हैं, फिर नासिर अली शाह साहब की जो गुफ्तगू है कि हम 5-10 करोड़ ज्यादा कर देंगे, तरक्याती फंड में से दे देंगे। तो मेरे ख्याल से ये तो वाजे है कि हॉर्स ट्रेडिंग तो इस इलेक्शन में हुई है। अब इस पे जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी है। जैसे उन्होंने डस्का में एक बड़ा उन्होंने एक फैसला किया, जबरदस्त तरीके से हमें नजर आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा किया। उस जिम्मेदारी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर इलेक्शन में इसी तरह का एक रोल प्ले कर रहे हैं कि जहां पे उनको नजर आए तहकीकात करें और तहकीकात करके उस मामले की जड़ तक पहुंचे। तो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला तो है और इसमें पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल से हम बात तो करते हैं कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत की अलम बरदार है, लेकिन जो उन्होंने रेपुटेशन हासिल की है पिछले कुछ सालों में, चाहे वो बलूचिस्तान असेंबली को गिराना हो, 2018 में केपी में जो हुआ इंतखाबात में उसकी वीडियोज आई, फिर जो सिंध में हुआ, वो सबके सामने है। मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो साहब ने तो बहुत ज्यादा सियासत कर रही है आगे जाके, वो मुस्तकबिल है पार्टी का, पता नहीं वो किस किस्म की लेगेसी अपने लिए बिल्डअप कर रहे हैं इस वक्त, और इस पर उनको गौर करना चाहिए क्योंकि ये अच्छी रेपुटेशन नहीं है। इस पॉइंट को मैं आगे जाके चाहूंगी भी कि हम अपने एनालिस्ट से क्लियर करें। जी ठीक है, मैं अगर मुकम्मल कर लूं प्लीज। लेकिन जहां हम ये कहते हैं कि खरीदार थे, उन्होंने वोट खरीदे, वहां पे तहरीक इंसाफ को भी अपने अंदर देखने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ एक ऑर्गेनिक पार्टी नहीं है, यानी कि उनके पास तमाम जो उनके लोग हैं वो उनके लॉयलिस्ट नहीं है। कुछ साउथ पंजाब का धड़ा आपके साथ आ गया, कुछ पीपल्स पार्टी के लोग आ गए, कुछ नून लीग के आ गए, तो वो एक
बनाई हुई पार्टी है, उन लोग शामिल हुए क्योंकि उन्होंने देखा एक वेव नजर आ रही थी और तहरीक इंसाफ हुकूमत में आएगी, या किसी को जबरदस्ती डाला गया पार्टी में। जब आपकी पार्टी इस तरह ऑर्गेनिक नहीं होगी, बेस्ड ऑन लॉयलिस्ट नहीं होगी, तो इम्कान होगा कि आपके लोग बिकेंगे। खरीदार कभी असद उमर को नहीं खरीदेगा, कीरी मजारी को खरीदने की कोशिश करेगा, या कोई और जो इनका हमाद अजहर को कोई खरीदने की कोशिश नहीं करेगा। जो लोग आपके साथ आके जुड़े होंगे उन्हीं को खरीदा जाता है, वही बिकने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पे बड़ी वीकनेस जो है तरीके इंसाफ की, लॉयलिस्ट नहीं होंगे तो उससे भी मसला होगा। तो 3 वजूहात आपको बुनियादी तौर पर नजर आती हैं। अलीना एक सेकंड, एक लास्ट जुमला। कारकर्दगी अपनी जगह, जो तहरीक इंसाफ पे एक बहुत बड़ा एक और जो जिम्मेदारी आती थी वो थी पॉलिटिकल मैनेजमेंट की, और वो तहरीक इंसाफ उसमें सियासी तौर पे बड़ी नाकाम रही है। इत्तेहादियों को मनाना हो, अपने लोगों को मनाना हो, ये तमाम मामलात आउटसोर्स कर दिए जाते थे कि आप हैंडल करें, खुद नहीं है। ठीक है, उसका नतीजा है ये कि आज के लोग इस पोजीशन में थे कि उनको खरीदा जा सकता था। ठीक है, ठीक है। तो आपको मजमूई तौर पर जो मुख्तलिफ आपने वजूहात यकजा की हैं, उसकी बुनियाद पर आपको लगता है कि जी पार्टी की बुरी मैनेजमेंट हो या फिर गलत नुमाइंदा खड़ा करना हो, सब कुछ मिला जुला के पीटीआई की खामियों की वजह से पीटीआई को शिकस्त हुई है। और साथ में हॉर्स ट्रेडिंग को भी आपने शामिल किया। इरशाद भट्टी साहब, जले पे नमक नहीं छिड़कूंगी, लेकिन वजह क्या लग रही है आपको? मैडम शेख, सबसे पहले तो मुर्शद पाक की किस्मत और नसीब नंबर 1 पे। दूसरी बात शुरू करने से पहले नीयतों और जेबों का भेद या हाल अल्लाह ताला जानता है, लेकिन चंद वजूहात बयान कर देता हूँ। हारने की वजह एक मुबैना तौर पर डंकी ट्रेडिंग, खरीदो फरोख्त, करप्शन। कोविड की वजह से पीएसएल रुका तो हमारे एक प्लेयर कहते हैं कि जी नजर लग गई है पीएसएल को। सर वजूहात बताएं सर। जी उसी पे आ रहा हूँ मैडम शेख, उसी पे आ रहा हूँ। नंबर 1, डंकी ट्रेडिंग, खरीदो फरोख्त, करप्शन, पैसे का मुबैना तौर पर इस्तेमाल, ये सारे मुबैना हैं। 160 वोट अपोजिशन के थे, 169 वोट कैसे हुए? वीडियोस ऑडियो सामने आ चुकी हैं। वोट मुस्तरद करने के तरीके भाव ताओ शर्मनाक। यहाँ मैडम शेख कम वोट थे जब तरीके अदम एतमाद सजरानी साहब के खिलाफ हुई, वो जीत गए। कम वोट थे, गिलानी साहब भी, मुर्शद पाक भी जीत गए। अब तय कर लें, संजरानी साहब का मैंडेट भी हराम था। अगर हराम था तो ये मैंडेट भी हराम है। अगर संजरानी साहब का मैंडेट हलाल है तो ये मैंडेट भी हलाल है। संजरानी साहब के मामले में अगर जमहूरियत की पेट में छुरा घोंपा गया है तो अब भी छुरा ही घोंपा गया है। अच्छा, नंबर 2, कोई दगा दे गया। इत्तेहादी काफ लीग थे, जीडीए थे, एमक्यूएम थी, कोई छोड़ गया होगा, कोई आज़ाद या कोई अपना दूसरी तरफ मिल गया होगा। नंबर 3, जहांगीर तरीन के वोट किसको पड़े? क्या जहांगीर तरीन फैक्टर हुकूमत की तरफ आया या जहांगीर तरीन फैक्टर गिलानी साहब की तरफ गया? नंबर 4, बिलाशुबा मुर्शद पाक मकबूल थे, रिश्तेदारियां थी, दोस्तियां थी, वजीर आजम थे, वजीर आजम रह चुके हैं। हफीज शेख गैर मकबूल थे, अक्सरियत तंग थी। और इमरान खान की काबीना में भी और पार्टी में भी इलेक्टेड और अनइलेक्टेड की लड़ाई थी, और हर पार्टी में हफीज शेख रहे, मईशत तबाह, IMF का आदमी जैसे इल्ज़ामात भी थे, आमिर लियाकत साहब जैसे, और बहुत सारे लोग वोट डालने ही नहीं चाहते थे उनको। नंबर 5, जरदारी फैक्टर में भी हो सकता है। जरदारी साहब कह रहे थे कि 20 वोटों से जीतना था, 5 से जीते हम, हमारी कम हुई है। तो जरदारी साहब की पब्लिक रिलेशनिंग, जरदारी साहब की पार्टी में जो एक अरसे से उनका सारा कुछ है वो भी हो सकता है। अब सर जरदारी साहब से पूछना है 20 वोटों से कैसे जीतना था? अब मैं तो नहीं सोच सकता कि वो उनको कैसे यकीन था कि 20 वोट उनको मिलेंगे। और आखिरी बात, वजीर आजम के 2.5 साल, मुर्शद पाक की यानी वजीर आजम के 2.5 साल, जो वो 2-3 MNA मुझे मिले, मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो कह रहे थे कि आज वजीर आजम साहब और बुजदार साहब को इकट्ठे लाइव देखा 2.5 साल बाद, तो वजीर आजम साहब मिला भी नहीं करते थे, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। और आखिरी है मुर्शद पाक की वोट मांगो मुहिम, पुरअसर वोट मांगो मुहिम। उन्होंने इमरान खान साहब को भी खत लिख दिया था कि मुझे वोट दें, और ज़्यादा बेहतर थी वो और ज़्यादा मुनज़्ज़म थी वो। तो मुर्शद पाक को मुबारक, और हफीज शेख साहब को मैं कहना यही चाहूँगा कि मैंने तो पहले दिन से आप पे ही लगाया हुआ था कि आप जीतेंगे, अब आप नहीं जीते तो मैं क्या करूँ? ठीक है जी, जीते तो मैं क्या करूं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बाकी तजिया करूं का कमेंट जानते हैं।
जनाब, सेनेट इलेक्शंस में पीडीएम की जीत और हुकूमत की हार पर हम सवाल करें, खासकर जो एक बुनियादी टाकरा था इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख के दरमियान, उसके ऊपर बड़ा अपसेट हुआ। उसके बाद जो सारी सूरत हाल डेवलप हुई उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, किस वजह से हुआ, ये पूछ रहे हैं बुनियादी सवाल के तौर पर हफीजुल्लाह नियाजी साहब। पहली बात तो यह है कि तो अगर अमूमी वजह पूछें तो कुछ भट्टी साहब ने बता दी हैं और उन्हीं को मैं रीइंफोर्स करूँगा कि इमरान खान साहब का जो 3.25 साल का जो इक़्तिदार है वो मेरा ख्याल में पूरी कौम के ऊपर बहुत भारी है। और जब एक आम आदमी पे भारी होता है तो उसका रिएक्शन जो है, जो इलेक्टेबल्स होते हैं, अभी जब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं तो उन पे उसका असर पड़ता है। मसला ये हुकूमत करप्शन में और नालायकी में अपने सारे नए रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। मेरा नहीं ख्याल कि करप्शन के इतने स्कैंडल किसी दौर में, हमने जरदारी साहब को सुना था 88 से 90, फिर 94 से 96, और इस तरह मीडिया के अंदर बहुत किस्से आते थे, सरे महल भी, फलां भी, लेकिन जितने स्कैंडल इस हुकूमत के आए हैं हर चीज़ के अंदर, चाहे खाने पीने की चीज़ें, अद्वियात, खैर एनीवे। अब उसके बाद देख लें, गवर्नेंस देख लें तो इतनी बुरी गवर्नेंस शायद ही कभी मिलने में आई हो। फिर जो पार्टी बर्स इक़्तिदार है उसकी आपस की जो धींगा मुश्ती है वो एक दीदनी है। इतने शदीद इख्तलाफात हैं कि अब जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। और फिर उसके जो सबसे अहम है वो ये है कि इनका सारी की सारी नफरत के जो बीज बोया और जो फैलाया है उसमें जो सच है वो कैजुअलिटी हुई है। और इनकी पार्टी ने इमरान खान से लेकर मरकज़ी क़यादत तक जितना झूठ बोला है, मेरा नहीं ख्याल कि इतना झूठ मैंने पाकिस्तान की तारीख में किसी को बोलते देखा हो। चुनाचे वो खैर इनको भी निपटना पड़ रहा है। अब आ जाए एक और फैक्टर बैरूनी, वो गिलानी साहब ने बताया था कि जी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। ज़ाहिर बहुत बड़ा फैक्टर है। अपोजिशन तो हमेशा से कहती थी पहले दिन से भी कि आप कुछ भी ना करें, आप न्यूट्रल हो जाएं। मेरा ख्याल है कि ये जो इनकी जो गैर जानबदारी है ये वन टाइम है। ये जो आज का इलेक्शन हो रहा है जिस दौरान इसकी तहरीक चल रही है तो शायद पीडीएम की तहरीक से थोड़ी भाप निकल जाए। अब देखें कि इससे पीडीएम का बहुत कुछ वेंट आउट कर लिया उन्होंने, एक भड़ास थोड़ी सी निकल गई है, एक हरा के उनको कुछ तसल्ली हुई है। फिर उसके बाद एक उसमें एक नया जैत आई है कि महीने 1.5-2 महीने से पीडीएम का फोकस जो है इमरान खान साहब की ज़ात है, जबकि पीडीएम की तहरीक इमरान खान साहब के ऊपर नहीं हुई थी। उन्होंने कहा ये सेकेंडरी है, ये एक मोहरा है, ये एक सिलेक्शन हुई है इसकी और हम सिलेक्टर्स के खिलाफ हैं। तो वो भी एक था, रीज़न था कि जिसमें एक प्रेशर जो है लामोहला एस्टेब्लिशमेंट ऊपर से हटाना चाहती होगी। फिर मैं इस बात को बिल्कुल तस्लीम नहीं करता हूँ कि पैसा जो है या कोई करप्शन जो है या वोट खरीदे गए होंगे, हो सकता है खरीदे गए हों, बट ये बड़ा खुशबू बात की कि हम किसी की जेबों के नियतों के हाल नहीं जानते। मतलब ज़ाहिर जो आए हैं, मसलन 70 करोड़ रुपए जो अब्दुल कादिर ने दिए हैं तहरीक इंसाफ को, तो ये किसने कहा है? तहरीक इंसाफ की अपनी पार्टी ने कहा, जिनको बाद में खुद टिकट दे के आगा साहब को फिर वापस भी लिया, फिर वो इलेक्ट होकर भी आ गया। 35 करोड़ जो है सैफुल्लाह अबड़ो ने किसको दिए हैं? कौन लेके जदोई के मोबिलिजा तौर पर कादिर को दिए हैं। और फिर ये ओपन बैलेटिंग जो थी इमरान खान की ख्वाहिश क्यों थी? ताकि टिकट अपनी ख्वाहिशात पे दे सकें। मैं उसमें एक ज़िमनी लफ्ज़ करता जाऊँ कि इजाज़ चौधरी फर्ज के केस इन पॉइंट है, बहुत अच्छा कि उसको टिकट दिया, उनका हक बनता था, वो बड़े पुराने वर्कर्स हैं। लेकिन ये सीक्रेट बैलेटिंग का इजाज़ा वगैरह यहाँ पे आपको या बाबर अवान मिलता या सदात अकबर मिलता अगर ये ओपन बैलेटिंग होती। और इसी सीक्रेट बैलेटिंग ने इमरान खान साहब को ये भी दे दिया। हाँ, अलबत्ता ये उन्होंने बहुत अच्छा किया है जो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए आर्टिकल 91 इन्वोक किया, प्रेसिडेंट ने असेंबली कॉल कर लिया है। क्योंकि इससे मेरा ख्याल है कि दो सूरत हाल है कि अगर वो जीत गए तो एक थोड़ा सा एतमाद बहाल होगा, और अगर हार गए तो वो फिर शहीद जमहूरियत बन जाएंगे। ठीक है। महमद सरफराज साहिबा, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट न्याज़ी साहब ने कहा है, कहते हैं जी इस जीत से पीडीएम की तहरीक से कुछ भाप निकली है, वेंटिंग हुई है, इसके ऊपर मैं आगे जाके गुफ्तगू करना चाहूंगी। महमद, आपका पॉइंट पहले। देखिए अलीना, सबसे पहली चीज़ है कि सबसे पहले तो हमें क्रेडिट देना चाहिए, यानी कि जो इस पूरी जीत का जो आइडिया जिनका था वो थे सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। तो ये आइडिया उनका था।
उन्होंने उसके बाद उस अपने मशावरत अपनी पार्टी में चेयरमैन के बाद उन्होंने नून लीग से भी उन्होंने मशावरत की। आपने पिछली दफा यंग एंड डायनामिक कहा था, आज आपने नाम ले लिया। जी नहीं, उनका नाम अब खैर पता चल ही गया सबको। फिर उन्होंने नून लीग के साथ भी जो सारी मुशावरत और सारी जो मामला तय पाने थे गिलानी साहब के ऊपर, नून लीग से भी उन्होंने ही बात की। उसके बाद जो था गिलानी साहब को भी कन्विंस करने में उनका बड़ा हाथ था, फिर बाकी भी जो जिस तरह होता है। अच्छा, अब आ जाए कि सबसे बड़ी वजह अलीना मैं आपको ये बताती चलूँ कि वो थी नून लीग के टिकट के वादे। जिन लोगों ने पीटीआई में से गिलानी साहब को वोट दिया है, और वो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, काफ़ी लंबी लिस्ट थी, जो लोग आए थे इनके पास कि हमें नून की टिकट अगले इलेक्शंस में गारंटी कर दें तो हम वोट गिलानी साहब को डाल देंगे। और बहुत सारे लोगों को पीडीएम की तहरीक ने टर्न अवे भी किया, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारे पास ज़ाहिर बात है इतनी टिकटें तो नहीं, लेकिन चंद हलकों के अंदर उन्होंने बिल्कुल किया है इनको, और वो उनके पास नाम भी हैं। और आप देखेंगी अगले इलेक्शंस के अंदर कि पीटीआई के लोग जो नून लीग की टिकटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि क्योंकि हुकूमत की परफॉर्मेंस अभी तक इतनी बुरी है मईशत पे ख़ास तौर पे और बाकी सारी, जिसकी वजह से उनको लगता है कि वो पीटीआई के टिकट्स के ऊपर जीत नहीं सकते। और जिस तरह शहजाद ने कहा कि पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स की वजह से पीटीआई में नहीं है। एक हवा चली थी ना, अब हवा उनको लग रही है कि नून की होगी पंजाब के अंदर, तो इसलिए उन टिकट्स की बिना के ऊपर तो मेरे ख्याल में नून लीग की टिकट्स का वादा और गारंटी सबसे बड़ा फैक्टर है इसके अंदर, गिलानी साहब की जीत के अंदर। दूसरा, गिलानी साहब के चंद वोट जो हैं वो उनके पर्सनल ताल्लुकात की वजह से, ये जो सब ये कह रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा वोट्स मिलने थे और नहीं मिले, हाँ उनमें कुछ ऐसे भी हुए। ये जो न्यूट्रल की बात हो रही है, बिल्कुल ये सब कह रहे थे कि न्यूट्रल है, लेकिन पिछले 3-4 दिन के अंदर इतने न्यूट्रल नहीं रहे। ये जिन्होंने मोस्टली वोट दिया है, ये नून लीग की टिकट वालों ने वोट दिया है। और तीसरी चीज़, और मेरे ख्याल में यही एक वजह थी कि शायद इतनी ओवर कॉन्फिडेंट भी थी हुकूमत। आप अगर हुकूमती वुज़रा की बातें सुन ले, बाकी सब की भी एक दिन पहले क्या उसी दिन की सुन ले, तो वो कह रहे हैं हमारे इतने वोट हैं, हो ही नहीं सकता, एक वन साइडेड इलेक्शन है, इसके अंदर हफीज शेख साहब के अलावा कुछ जीत ही नहीं सकता। लेकिन ये फैक्टर जो था ये बहुत बड़ा था। अच्छा, अब मेरे ख्याल में खान साहब को ये ज़रूर करना चाहिए कि अपनी पार्टी के अंदर पता लगाएं कि ये कौन लोग हैं। और एक ऑप्शन जो नून कंसिडर कर रही है, अभी खैर ज़ाहिर बात है उस पर फैसला तो नहीं हुआ, वो ये कि जिनको उन्होंने टिकट्स गारंटी की हैं, तो क्या जिस दिन ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है उस दिन उनको कहा जाए कि आप जो हैं माताएँ आप शो अप ही ना करें, एब्सटेन कर दें, ताकि यह है कि आपकी टिकट की गारंटी है वो। लेकिन ये खैर इसके ऊपर अभी ज़ाहिर बात है वो सोच विचार कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो ये चीज़ करें। तो मेरे ख्याल में खान साहब को खुद ये वैसे अपनी पार्टी के अंदर पता लगाना चाहिए कि किन लोगों को अगले इलेक्शन में नून लीग की टिकट्स मिल रही हैं। और जो ये बात दुरुस्त है कि जो हफीज़ शेख साहब हैं वो अनपॉपुलर है, क्योंकि देखिए उनकी पॉलिसीज, एक देखें ना फाइनेंस मिनिस्टर है ना, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज उनके ऊपर बहुत रिफ्लेक्ट करती हैं हुकूमत की। तो ये लोग जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वापस जाना है वो कहेंगे जी आपने उनको वोट दिया है, आपने उनको वोट दिया है कि जिन्होंने ये मईशत का ये हाल किया। तो मेरे ख्याल में ये चीजें टिकट्स की यकीन दहानी करवाई गई नून लीग और खास तौर पर नून लीग के टिकट की यकीन दहानी, सिर्फ नून लीग के टिकट की। अच्छा, अब ये भी बड़ी मजे का खेज बात है कि पीपल्स पार्टी से कह रहे हैं कि जी आप नून लीग की टिकट की यकीन दहानी करवाएं, क्योंकि उनको लग रहा है हवा का रुख नून लीग की तरफ है। पीडीएम के कैंडिडेट है ना, इसलिए उनको पता है कि इस जीत का फायदा पूरी पीडीएम को होना है। अच्छा ठीक है, लेकिन नून लीग को सिंगल आउट करें ना इसमें से। पंजाब में नून लीग और पीटीआई दो पार्टी है, थोड़ा सा ये भी बता दे। अच्छा, तो ये जिनको टिकट्स की यकीन दहानी करवाई गई है उनका ताल्लुक भी पंजाब से ही है? जी, पंजाब की टिकट्स ही के ऊपर ये वोट पड़े हैं, पंजाब से ये वोट पड़े। अच्छा, नाम पता है मैमल आपको तो शेयर कर दें। ये आप अगले इलेक्शन में लिस्ट देखिएगा। अच्छा ठीक है, मज़हर अब्बास साहब की तरफ बढ़ते हैं। मज़हर साहब, आपको क्या वजह लगती है? देखिए, अगर मेरे घर के अंदर शिगाफ हो तो मैं खामखा दूसरे को इल्ज़ाम दूं कि जी उसने ये किया। पहले तो आप अपने घर का शिगाफ बंद करें। हर मरतबा आप ही के घर में शिगाफ क्यों हो जाता है? 2018 में 20 MPs आपके बिक गए, अभी आपके MNAs जो है वो बिक गए। तो जब किसी दुकान पर इस तरह चीज़ें बिक रही होंगी तो जाहिर है ख़रीदार तो आएंगे। तो असल चीज़ तो ये कि आज कल परसों क्या आप उन MNAs को निशाने इबरत बनाएंगे या उन्हीं से एतमाद का वोट लेंगे? और एतमाद का वोट भी आइन की किस क्लॉज के तहत लिया जाएगा? क्योंकि मेरे ख्याल में तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो मैंने पढ़ा है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे नहीं लगता कि आइन में कोई क्लॉज मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन की।
वो एक तो वो किस क्लॉज के तहत लेंगे। सर सदर को एडवाइस भेजी गई, वैसे हम रीमा से क्लियर भी कर लेते हैं, लेकिन सदर को एडवाइस भेजी गई ना, फिर सदर कह सकते हैं। हाँ नहीं, अब वो अलग बात है, वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे लिहाज से उस तरह नहीं लिखा है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का लिखा है, लेकिन रीमा एक्सप्लेन बेहतर कर देंगी इस चीज को। दूसरी अहम बात हम रीमा से इसको पूछ भी लेते हैं। जी माजिद, देखिए दूसरी अहम बात ये कि अब सादिक सिंजरानी, जिनके बारे में अभी भट्टी साहब कुछ कह रहे थे, वो इनके दोबारा चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे, और वो अब्दुल कादिर, जिनको पीटीआई बलूचिस्तान ने के कहने पर टिकट नहीं दिया, वो पीटीआई में शामिल होंगे और वेलकम किए जाएंगे। तो जो इखलाकियात का म्यार खान साहब कायम करने जा रहे हैं, उन इखलाकियात के म्यार के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बाय एग्जाम्पल लीड करें। तो 2018 की मिसाल 2.5 साल पुरानी है, 2021 में मिसाल कायम करें, भले आपकी हुकूमत चली जाए। आप उन एमएनएस के नाम बताएं, कौन कौन एमएनएस थे। 2 जो सिंध के एमपीएज हैं उनको पार्टी से निकालें, क्योंकि उन्होंने तो बरमला उस दिन भी पोलिंग के दिन भी सिंध में आके उन्होंने कहा था कि हम आपके खिलाफ वोट दे रहे हैं, तो उनको निकालें। इस चीज से अब इसमें तादीबी कार्रवाई होगी, इंक्वायरी होगी, नाम पता है आपको, और वो एमएनएस आए, बरमला कहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कहें कि अली हैदर गिलानी ने उसको बुलाया था। वो क्यों खामोश हैं वो एमएनएस अब तक? वो तो अली हैदर गिलानी ने कहा हाँ मैं मिला था उन एमएनएस से, मैंने उनको ये समझाया, मैं दोबारा भी मिलूंगा। तो उन एमएनएस के नाम क्यों छुपाए जा रहे हैं? इसलिए कि एतमाद का वोट चाहिए, उससे पहले कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। तो यहां इखलाकियात के म्यार जो है वो फिर ऐसा होना चाहिए कि फिर उसकी इख्तिदार की परवाह नहीं होनी चाहिए। आप कहें, बरमला कहें, फिर न्यूट्रलिटी की बात हुई है। आज जो 3 बड़ों की मीटिंग हुई है इस इलेक्शन के 24 घंटे के अंदर अंदर, ये मेरी समझ से बालातर है कि अगर ये इसमें कोई बैनुल अक़वामी मामला डिस्कस हुए तो अलग बात है, लेकिन अगर सियासी मामला डिस्कस हुए तो सियासी मामला नहीं होने चाहिए डिस्कस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रॉब्लम है वो विद इन पीटीआई है, जो प्रॉब्लम है वो विद इन द गवर्नमेंट है। ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट वो करें। बाकी में तो फायदा आप सिंध के एमएनए से पूछ लें, आप पंजाब के एमएनए से पूछ लें, आप पूछ लें इवन विफाकी कुछ वज़रा से पूछ लें, क्या वो हफीज शेख से खुश थे? आपको जवाब मिल जाएगा। बैरूनी चीजों से ज्यादा पार्टी आपको विद इन प्रॉब्लम, आपको विद इन द पार्टी नजर आती है। ठीक है मजहर अब्बास, अब छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, उसके बाद आके हम रीमा उमर साहबा का कमेंट भी और अब जो सूरत हाल आगे बनने वाली है उसको भी डिस्कस करेंगे। सेनेट इंतखाब का बड़ा अपसेट, यूसुफ रजा गिलानी बेमुकाबला अब्दुल हफीज शेख, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। और क्या हुआ, किस वजह से हुकूमत का नुमाइंदा हारा, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। रीमा उमर साहबा। जी शुक्रिया अलीना। पहले तो मुझे ये अंदर की खबरें नहीं मालूम होती, तो अभी भी मेरे पास तो आपकी तरह बहुत से सवालात हैं। कौन है वो एमएनएस जिन्होंने हफीज शेख के खिलाफ वोट किया? क्या वो एलाइज की जो पार्टीज हैं उनके हैं? क्या वो पीटीआई के अंदर से हैं? अभी जब तक नाम सामने नहीं आते तब तक कहना मुश्किल है कि कौन है जो खफा है, क्या पार्टी के अंदर से है या पार्टी के बाहर से है। दूसरा अलीना, ये बहुत एक सेनेट के जो इलेक्शन है वो एक तरह से एक कंफ्यूजिंग उसमें जो बात है, जो मैं टीवी पे अक्सर एनालिसिस देखती हूँ, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि आप अपने ज़मीर या ज़मीर ना कहें तो अपनी चॉइस के हिसाब से सेनेट इलेक्शन में वोट कर सकते हो। तो जस्ट बिकॉज किसी ने पार्टी लाइन के खिलाफ वोट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत काम किया है। अब कुछ गलत काम किया है या करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है, इसके लिए आपको इंक्वायरी की ज़रूरत है, इसके लिए आपको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है कि वो करप्ट प्रैक्टिस क्या है। अब इसमें जो इलेक्शन एक्ट है उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस को बहुत वेगली डिफाइन किया गया है। अब मुझे नहीं मालूम कि उसमें चले पैसा तो आप कह सकते हैं, क्लियर बात है, अगर ये साबित होता है कि किसी एमएनए ने पैसा लेके वोट किया है तो शायद ये तो करप्ट प्रैक्टिस में आ जाए। लेकिन अगर और वजूहात हैं, उसमें करप्ट क्या है, ज़मीर की आवाज़ क्या है, अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस क्या है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं और हमने इनको सामने रख के अपना तज्जिया करना है। मेरा नहीं ख्याल ये अस्यूम किया जा सकता है कि वोट बिके हैं, क्योंकि सेनेट इलेक्शन में आपको इजाज़त है आप पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करो। पहली बात तो ये।
दूसरी बात अलीना जो सबने कही, देखिए साफ नजर आता है कि वजूहात हैं कि लोग हफीज शेख के खिलाफ क्यों वोट करेंगे, चाहे क्योंकि वो अनपॉपुलर हैं, चाहे गिलानी साहब की अच्छी गुडविल है, या पीटीआई और एक जो गवर्नमेंट जो है अल्लाह इसके समेत ये एक ऑर्गेनिक नेचुरल एंटिटी नहीं है। जो लोग अगर हम ये अस्यूम करते हैं कि उन्होंने वोट बेचे हैं, तो अगर उनको खरीदा गया है तो वो फिर से बिके भी हैं, ये भी बात हो सकती है। तो अगेन ये बहुत स्पेकुलेशन है, इस पे वाज़े तौर पे अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पीटीआई को इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। वो जो कह रहे हैं कि हमारी दूसरी जो है सेनेटर वो तो आसानी से जीत गई इस्लामाबाद से, मेरा ख्याल है ये पैरेलल नहीं बनता। यही वो इलेक्शन था जिसकी सिंबलिज्म, जिसका इम्पैक्ट हर कोई देख रहा था। यही वो इलेक्शन था जिसमें हफीज शेख के अगेंस्ट पीडीएम का कैंडिडेट खड़ा था। तो इसको आप उस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते कि उसमें हम जीत गए तो हमारी पॉपुलैरिटी जो है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, जो तो मैं तो वैसे चाहूंगी कि इंडिपेंडेंट, मज़हर साहब ने एक सवाल भी उठाया रीमा। जी अलीना, नेशनल असेंबली के जो रूल्स हैं उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दो मुख्तलिफ चीजें हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का भी वही तरीका कार है, सेकंड स्केड्यूल में दिया गया है जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है, और ये सीक्रेट बैलेट नहीं होता। तो जो सैटरडे को हम देखेंगे, मेरा ख्याल है वो ये अनाउंस किया है, तब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, तो वो मुख्तलिफ होगा। देखिए, जब आपके पास इजहार का, अपने वोट कास्ट करने का खुला हक है, तो आप शायद मुख्तलिफ तरह से वोट करते हैं, और अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में आप अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करते हैं तो आप डी सीट या डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, उसको डिफेक्शन आइन के तहत समझा जाता है। तो ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं, मेरा नहीं ख्याल इनको कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन अलीना, आखिरी एक छोटा सा पॉइंट, सियासत में चीजें बदलती रहती हैं। बहुत से हमारे एनालिस्ट, एंकर्स कह रहे थे कि पीडीएम जो है वो तो अपनी कब्र में है, उसकी तो मौत हो गई है। तो मेरे ख्याल में ये दिखाता है कि पीडीएम जैसी जो तहरीकें हैं उनके तरीक़ाकार बदलते रहते हैं, शायद उनके ऑब्जेक्टिव्स भी बदलते रहें, लेकिन इस तरह उनको राइट ऑफ कर देना क्योंकि एक दो इवेंट्स उनके खिलाफ गए हैं, ये मेरा ख्याल है थोड़ा प्रीमेच्योर होता है। तो मेरा ख्याल है पीडीएम के लिए डेफिनेटली एक जीत है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए उन वोट्स में जो हफीज शेख साहब के खिलाफ गए हैं, ताकि पता लगे कि ज़मीर के लिए वोट दिया गया, किसी और लीगल वजह पे वोट दिया गया, या कोई करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत दिया गया। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब जरा ये बता दीजिएगा कि अब हफ्ते को जो वजीर आज़म एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, जैसे कि अभी रीमा ने बड़ी अच्छी तरह से सिचुएशन को एक्सप्लेन किया, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या पीटीआई का एतमाद होगा हासिल वजीर आज़म को, या फिर कोई सरप्राइज देख सकते हैं हम? पहली बात तो ये है मैडम शेख के एक शेख साहब हारे हैं, और लेकिन आप एज ए शेख होते हुए खुश हैं, मुझे इस पे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ है। सर, आपको किसने कहा मैं खुश हूं? बात ये है मैडम शेख के, दूसरी बात मैडम शेख ये है कि मैं तो आप लोगों से वजूहात जानने की कोशिश कर रही हूं। जब आपने सवाल किया तो शुरू में जब आपने सवाल किया तो मुझसे 2020 खेला। दूसरी वजह यह है कि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, लेकिन मुझे तवक्को है ले लेंगे, आसानी से ले लेंगे। जैसे रीमा साहबा ने कहा कि वो जो वोट नहीं करेगा, हाथ खड़ा नहीं करेगा, वो पार्टी से वो नाइल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं नहीं लूँ, क्योंकि मैं जिसका ऑप्शन लेता हूँ वो हार जाता है। वो बुजदार साहब हों, वो हफीज शेख साहब हों, या वो कोई और हों, या वो लाहौर कलंदर इवन क्यों ना हो, वो हार जाती है। इसलिए मैं तो अब सोच रहा हूँ मुखालिफ कर लिया करूँ कि जो मुखालिफ है वो जीत जाएगा, तो हो सकता है इससे वो हार जाए। अच्छा, ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि वजीर आजम को शायद एतमाद का वोट न मिले? हाँ, और इस ये कहने के बाद मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ये आप जो उलझा रहे हैं ना, मैंने इसमें नहीं उलझना। जो आपने आंसर किया है हम उसी को रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए। नहीं, मिल जाएगा, वजीर आजम साहब को मिल जाएगा, मिल जाएगा, वजीर आजम साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। एक और चांस। अच्छा, ठीक है अब, अच्छा ठीक है
ठीक है जी। शहजाद इकबाल साहब, जरा जाते जाते हमें ये समझा दीजिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी कहा है कि कहां और कब तहरीक अदम एतमाद होगी इसका फैसला हम करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं वो? और खास तौर पे नियाजी साहब ने जो अभी नुक्ता उठाया कि कुछ जरा वेंट आउट हुआ है पीडीएम का गुस्सा। देखिए, अब एक तो ये कंफर्मेशन अभी आना है कि ऑपोजिशन क्या बायकॉट करेगी जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देंगे इमरान खान साहब, या उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। अभी तक कन्फ्लिक्टिंग इसमें न्यूज आ रही है। जरा ये बता रहे थे कि शायद उन्होंने बायकॉट का ऐलान किया है, लेकिन अब ये भी इतलात है कि पीपल्स पार्टी ने अपने एमएनएस को शहर छोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सैटरडे तक आप यहाँ रुके। तो ये कन्फ्लिक्टिंग न्यूज आ रही है, लेकिन ये बात ठीक है कि सीक्रेट वोट होता है, उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता। पार्टी लाइन आप क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि आप डी-सीट कर दिए जाएंगे। ये हमारे आइन में लिखा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मेंबर नहीं वोट देना चाहता वो एब्सटेन कर सकता है। तो अगर जेन्युइन सपोर्ट थी पीडीएम को, कोई उन्होंने पैसा नहीं चलाया, कोई कमिटमेंट टिकट का था, तो फिर वो लोग बड़े आसानी से एब्सटेन कर सकते हैं। एब्सटेन करेंगे तो उसमें डी-सीट आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने पार्टी लाइन क्रॉस नहीं की। वो कुछ भी कह दे, मुझे बुखार हो गया था, मैं फिसल गया था, मैं बाथरूम में फंस गया था, कोई भी एक्सक्यूज वो दे सकते हैं। फिर पार्टी कार्रवाई कर सकती है उनके खिलाफ अगर करना चाहे। हाँ। लेकिन डी-सीट नहीं हो सकता वो मैम। तो ये ऑप्शन मौजूद होगा उन लोगों के पास जो मुनरिफ हुए हैं। तो अब देखना ये पता चल जाएगा। और अगर इमरान खान यहाँ पे जीत जाते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो फिर हुकूमत अपना बयानिया दोबारा एस्टैब्लिश करेगी कि देखिए पहले धांधली की थी इन्होंने, खुफिया वोटिंग थी, इसलिए पैसा चलाया उन्होंने और उनके लोग और हमारे लोगों ने उनको वोट दिया। ठीक है, मजहर अब्बास साहब। देखिए, अगेन ये चीज और एस्टैब्लिश करेगी और मेरे ख्याल में इमरान खान जो है इत्मीनाद का वोट हासिल कर लेंगे। उन पे गालिबन उनको उतने ही वोट मिलेंगे जितनी उनकी खवातीन मेंबर को मिले हैं। लेकिन ये एक चीज और एस्टैब्लिश करेगी। अच्छा, जिन लोगों ने हफीज शेख के खिलाफ वोट दिया है उनका डिस्प्यूट इमरान खान से नहीं है, उनका डिस्प्यूट सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट पर था, उनका डिस्प्यूट हफीज शेख के ऊपर था। तो इमरान खान जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं या जो भी अब ऐलान करने जा रहे हैं इमरान खान, तो वो तो साबित कर रहा है कि जो खातून उनकी एमएनए थी। सर, ये भी बड़ी मायूब सी बात है, ये जो वोट जाए होने से मुतल्लिक हमारे पास एक फिगर सामने आया है और फिर उसको वीडियो के ताने बाने मिलाकर जोड़ा जाए, तो वो भी बड़ी तशवीशनाक है। देखिए उसमें आपको उस दिन एतमाद के वोट में वो लोग भी एतमाद का वोट देते हुए पाए जाएंगे जिनके वोट रिजेक्ट हुए हैं। अच्छा। और बड़ी बात तो ये है कि इमरान खान अपनी तकरीर में बताएं आज कि वो उन एमएनएस को जो है वो पार्टी से निकाल रहे हैं, तब तो बात बनेगी। लेकिन एतमाद के वोट की खातिर अगर वो आज अपनी तकरीर में चुप रहते हैं उन लोगों के हवाले से, तो फिर मायूसी होगी। ठीक है जी। तो मज़हर साहब ने अपनी एक्सपेक्टेशन भी बता दी कि क्या है वज़ीर आज़म की तकरीर से उनकी। अब कल हाजिर वज़ीर आज़म क्या अपने खिताब में कहते हैं, कौम से क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें सामने रखते हैं, इसके ऊपर भी तज्जिया तबसरा करेंगे और आगे डेवलप होने वाली सूरत हाल पर भी बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।